हाय गाइस, तो आज हम लोग फिर से एक कोरियन ड्रामा देखने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो हमारी आज की कहानी है विंचेंज़ो कसानो की। ये इंसान जो दुनिया का सबसे कूल और स्मार्ट इंसान लग रहा है, ये इटली का एक माफिया होता है। इवन इटली का जो सबसे बड़ा माफिया होता है ना, ये वो है और इसका नाम है विंचेंज़ो कसानो। और इसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि कोरिया की इस बिल्डिंग को वो की धज्जियाँ उड़ा देना, मतलब उसको पूरा तोड़ देना, पूरा ध्वस्त कर देना। लेकिन वो पहली बात तो वो इटली का है, तो वो कोरिया की इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ना चाहता है और मतलब उसका क्या मकसद है, और वो इतना इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि वो इस बिल्डिंग को तोड़ना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। इस बिल्डिंग को तोड़ देने से भी उसको क्या हासिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे ये कहानी जब आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा। और ये इस कोरियन ड्रामा की दो सबसे बड़ी खासियत है, पहला तो इसकी स्टोरी और दूसरा इसका कूल सा हीरो, जो मतलब ये पूरी कहानी देखते 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 ना आपको भी विंचेंज़ो से प्यार हो जाएगा, आई एम श्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात को विंचेंज़ो सो रहा था, तो सोते सोते फिर मतलब उसको एक मैसेज आता है। तो विंचेंज़ो उठ के देखते हैं कि किसका मैसेज आया है। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसको देख के वो परेशान हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो सुबह उठता है, सुबह उठ के सबसे पहले सोचता है कि उसी काम को करना है। तो फिर वो पूरा नहा धो के तैयार होके मस्त सा एकदम, वैसे तो बिना नहाए भी बहुत हॉट लगता है, लेकिन फिर भी नहा धो के सूट बूट मार के वो तैयार होके अपनी कार में जाता है। ड्राइवर को बोलता है चलो, तो फिर उसका ड्राइवर भी उसी का जितना स्मार्ट होता है। तो फिर वो दोनों चलते हैं कार में। तो फिर बहुत दूर चलते जाते हैं। तब तक में ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन उड़ ही रहा होता है। ये एक्चुअली इस प्लेन से कुछ निकल रहा है लिक्विड टाइप का, और वो पूरा छिड़कते हुए हर जगह जा रहा है। हालांकि ये क्या छिड़क रहा है और ये प्लेन क्यों उड़ रहा है, ये थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा। तो विंचेंज़ो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे उसको सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं। लेकिन फिर जैसे सिक्योरिटी गार्ड वो विंचेंज़ो का शक्ल देखता है, तो फिर उसको जाना अलाउ कर देता है। भाई वो विंचेंज़ो है, सबसे बड़ा माफिया वहाँ का, जाने कैसे नहीं देगा, उसका शक्ल ही काफ़ी है। तो फिर विंचेंज़ो जैसे वहाँ पे जाता है, तो जाके उसे इस इंसान के साथ मीटिंग करनी होती है, उसको कुछ समझाना होता है। एक्चुअली ये इंसान मान नहीं रहा है, तो विंचेंज़ो का काम होता है इनको समझाने का। तो विंचेंज़ो बार बार इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखिए आप मान जाइए, आप समझ जाइए, वरना आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। तो वो इंसान बार बार विंचेंज़ो की बेइज्जती करता है और बोलता है कि हाँ हाँ चल चल चल, जितना सोचे थे तेरे में उतना दिमाग है नहीं, चला आया मुँह उठा के यहाँ पे मेरे को समझाने के लिए। मुझे लगा कि आया होगा धंधे की बात करने, बट तू तो कुछ और ही बोल रहा है। मुझे कुछ नहीं सुननी तुम्हारी बात, मुझे कसानो फैमिली से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास खुद के बहुत सारे धन दौलत है। मतलब पूरा उसका बेइज्जती करता है और विंचेंज़ो का कोई भी बात नहीं सुनता है। वो बोलता है कि हम जंग के लिए तैयार है। विंचेंज़ो बोलता है कि हम यहाँ पे शांति के लिए आए हैं, इसलिए नहीं ताकि जंग शुरू हो जाए। लेकिन वो बोलता है कि क्यों तू डरता है जंग से, तू शुरू कर, तेरे को जो करना है तू कर, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हारी कोई बात भी नहीं माननी, अपने सारे पेपर्स लेके जा। उसको फाइनल टाइम तक विंचेंज़ो समझाता है, लेकिन वो इंसान समझने का नाम ही नहीं लेता है और विंचेंज़ो को लास्ट में बहुत ह्यूमिलिएट कर देता है। तो विंचेंज़ो वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, हम तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बेइज्जत करने की तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो चला जाता है और वो इंसान पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि अरे तू मेरे ही घर में आके मुझे ही धमका के जा रहा है। लेकिन विंचेंज़ो उसके बाद एक वर्ड नहीं बोलता है, वो शांति से वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद एक प्लेन जो बार बार उसके घर के आसपास ही चक्कर लगा रहा होता है और उसके प्लेन में से कुछ गिर रहा होता है लिक्विड टाइप का। तो वो लिक्विड टाइप का मतलब जो भी रहता है उसके घर के आसपास पूरा गिर जाता है। तो फिर उस इंसान को लगता है कि यार ये प्लेन क्यों यहाँ पे पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, कुछ दिन पहले तो हमने पेस्टिसाइड करवाया था। तो फिर जैसे ही वो प्लेन उसके ऊपर से गुजरता है, तो वो लिक्विड उस इंसान के ऊपर भी गिरता है।
तो फिर उसको पता चलता है कि ये तो पेस्टिसाइड नहीं, ये कुछ और है। तो फिर वो पूरा घबरा जाता है कि ये प्लेन ये चीज़ यहाँ पे क्यों छिड़क रहा है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो आखिर क्या छिड़क रहा होता है। तो फिर विंचेंज़ो वहाँ से शांति से निकलता है और निकलते निकलते अपना लाइटर जलाता है और जलाने के बाद पीछे फेंक देता है और वहाँ पे बहुत भयानक तरीके से आग लग जाता है। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि वो जो प्लेन वो जो छिड़क रहा था वो कोई पेस्टिसाइड नहीं था या फिर कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं था, वो ऐसा लिक्विड था जिसमें आग लग सकता है। यानी कि वो प्लेन से पहले ही हर जगह वो लिक्विड फैला चुका था और उसके बाद जाते जाते उसमें लाइटर फेंक दिया तो उसके आँख के सामने उसका पूरा जितना प्रॉपर्टी था, घर, गार्डन, एवरीथिंग सब कुछ जल गया। इवन साथ ही साथ वो इंसान और उसके बॉडीगार्ड सारे के सारे ज़िंदा जल गए। फिर नेक्स्ट सीन में विंचेंज़ो वापस अपने घर आता है और घर आने के बाद वो उसके जो पापा रहते हैं उनकी डेथ हो चुकी रहती है, तो उनका डेड बॉडी रखा रहता है। तो अपने डैड से मिलता है, उनको प्रणाम करता है और फिर अपने भाई से मिलने जाता है। उसके बड़े भाई उससे मिलता है वो। उनके बड़े भाई उससे कहते हैं कि विंचेंज़ो तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया, तुम्हें उनसे ज़िंदा नहीं जलाना चाहिए था। तो विंचेंज़ो कहते हैं कि पापा जाते जाते मुझे कह गए थे कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना। तो उसके बड़े भाई कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि पापा को मुझसे ज़्यादा तुम्हारे ऊपर बिलीव था, इसीलिए तुम इतना उछल रहे हो ना। तो विंचेंज़ो कहते हैं हाँ, उन्हें तुमसे ज़्यादा मेरे डिसीजंस पे भरोसा था क्योंकि मेरा डिसीज़न हमेशा सही होता था। मैंने तुम्हारी तरह कभी महिलाओं और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, कभी उन पे जुल्म नहीं किए। तो वो बोलता है कि विंचेंज़ो मेरे छोटे भाई और प्यारे भाई, आज से मैं तुम्हारा बॉस और तुम्हें मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितना तुम पापा का किया करते थे। तो विंचेंज़ो कहते हैं कि पावलो मेरे बड़े और प्यारे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरी इज़्ज़त और मेरा प्यार तब तक मिलता रहेगा जब तक तुम इसके हकदार रहोगे। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ गुंडे रात को विंचेंज़ो के घर आते हैं। वो जैसे दबे पाँव आते हैं और उसके बाद उनके हाथ में पूरा गोली बंदूक रहता है। तो जैसे ही एंटर करते हैं वो विंचेंज़ो के बेड में गोलियों की बरसात कर देते हैं। उनको लगता है कि विंचेंज़ो वहाँ सोया हुआ है, तो पूरा दनादन गोली चलाते हैं। और उसके बाद फिर जब चादर उठा के देखते हैं तो अंदर में तो कुछ रहता ही नहीं है। तो उधर विंचेंज़ो को सब कुछ पहले से पता होता है कि वो लोग आ रहे हैं, तो वो पहले जाके वॉशरूम में छुप जाता है और उसके बाद वहाँ से जैसे इनकी फायरिंग बंद होती है वो वहाँ से निकलता है और उसके बाद वो भी पीछे से अंधाधुंध फायरिंग करता है और ये तीनों को मार देता है। और उसके बाद आता है इनके पास और बैठता है, जिसमें से एक थोड़ा सा ज़िंदा रहता है, मरने वाला रहता है पर मरा नहीं रहता है। तो वो कहता है कि मुझे मारने आए थे। उसके बाद उसको उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के एक गोली और चलाता है और वो भी मर जाता है। हालांकि ये सब विंचेंज़ो के बड़े भाई पावलो ने कराया था विंचेंज़ो को मारने के लिए। सो अब विंचेंज़ो की बारी। इधर वो पावलो पार्टी से आ रहा होता है रात को, तो विंचेंज़ो उसको कॉल करता है और बोलता है पार्टी में मज़े किए। तो फिर वो पावलो घबरा जाता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं पार्टी में था। तो वो बोलता है अरे अरे हमें सब पता है, और ये जो कुत्ता भौंक रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तुम अभी गेट पर ही हो, तो इसीलिए। और हाँ, एक चीज़ और बोलना है तुम्हें पावलो मेरे बड़े भाई, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी फेवरेट कार है। और इतना बोलते बोलते उसका कार पूरा ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका भाई पूरा डर जाता है। तो फिर वो बोलता है कि देखो पावलो, मैं इटली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मुझे ढूंढने की कोई कोशिश मत करना और ना ही मेरे पीछे आना। अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो अगली बार उस कार में तुम बैठे होगे, उस समय कार को ब्लास्ट करूँगा। और हाँ, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि तुम मेरे बॉस बनने के लायक नहीं हो। इतना कह के फिर विंचेंज़ो फ़ोन काट देते हैं और फ़ोन से सिम निकाल देते हैं और सिम को तोड़ के जो ड्रिंक वो पी रहे होते हैं वो उसी ड्रिंक में सिम को डाल देते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं प्लेन में। उसके बाद कोरिया से उनका इटली से उनका पूरा रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है।
फिर कहानी के अगले सीन में एक लड़का काम कर रहा होता है और फिर उतने में ही एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की उसके पास आती है स्माइल करते हुए और कहती है, टड़ांग, मीठा खाओ और अपनी शुगर बढ़ाओ। तो वो बोलता है, नहीं, मुझे मीठा नहीं खाना। तो लड़की बोलती है, अरे दिन भर मेहनत करोगे, रात को थोड़ा सा शुगर खा लोगे तो खुश हो जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। तो वो लड़की बोलती है, अच्छा, तो मतलब तुम किसी को धोखा दे के खुश कैसे रह सकते हो? तो वो लड़का बोलता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो वो लड़की बोलती है कि वहाँ बाबेल में तुम रिसर्चर थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे, जिसमें से तुम इकलौते थे जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सिर्फ तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और वो कंपनी छोड़ी। बाबेल पूरा भड़का हुआ है तुम्हारे ऊपर। अगर तुमने बाबेल के ख़िलाफ़ कोई भी गवाही दी तो वो तुम्हारे बैंड बजाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि तुम्हारे रोने इवन मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आते। इसीलिए तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और ये गवाही मत दो कोर्ट में, रुक जाओ। फिर कहती है, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, ज़रा इसे उठाना। तो वो जैसे उसको उठाता है तो धीरे धीरे उसमें से और प्लास्टिक्स निकलते रहते हैं जिसके अंदर पैसे होते हैं। इसमें इतने सारे पैसे होते हैं कि बोलती है, हाँ, इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए। तो एक तो उसको वैसे ही बाबेल से जान का खतरा था, ऊपर से पैसे भी मिल रहे थे, तो उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। फिर नेक्स्ट ये एक्चुअली ज़यांग है इसका नाम, और ये एक वकील रहती है जो बाबेल की तरफ से लड़ती है। तो ये वेट कर रही होती है अपने इंटर्न का। तो इसका इंटर्न आता है स्कूटर में। तो वो ऐसे ही अपने इंटर्न से चिड़ी रहती है क्योंकि उसका इंटर्न किसी काम का नहीं रहता है, बहुत ही बकलोल टाइप का रहता है। तो जैसे वो स्कूटर में आता है तो वह कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, अगर तुम लेट हो रहे थे तो आप टैक्सी कर लेते। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा स्कूटर टैक्सी से भी तेज़ है और आजकल फ़ैशन में भी है। तो वो कहती है कि अच्छा लेट क्यों हुआ ये बताओ। तो वो कहता है कि एक्चुअली सर ने मुझे अचानक से 1200 कॉपी निकालने के लिए कह दिया, इसीलिए लेट हो गया। तो फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे बदतमीज़ इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मैं बदतमीज़ का हूँ, मैं तो कितना प्यारा हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा, अगर ऐसे तुम रोज़ रोज़ टाई बदलना शुरू कर दो, मतलब रोज़ रोज़ नए नए तरीके का टाई पहन के आना शुरू कर दो, तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी। तो वो कहता है कि लेकिन उस फिल्म में स्टीव जोन्स ने भी यही टाई पहनी थी। तो वो कहती है कि मुझे ज़िद्दी टाइप के इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे। तो वो कहता है, हाँ समझ गया। उसके बाद ज़यांग जाती है कोर्ट में एक्चुअली केस चल रहा होता है बाबेल ग्रुप के ऊपर कि बाबेल कुछ रिसर्च कर रहा था कुछ दवाई के ऊपर, लेकिन वो दवाई बच्चों के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं था क्योंकि उसमें ड्रग का ओवरडोज था। तो वो जो भी इंसान उसमें रिसर्च कर रहा था उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे थे। तो जो इंसान अगर उस दवाई को खाता उस पर तो ज़ाहिर से वो मर ही जाता। इसीलिए उसके जो नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर थे वो बार बार बोल रहे थे कि ये दवाई को मार्केट में नहीं लाना चाहिए, इसलिए वो केस चल रहा था यहाँ मार्केट में। तो ज़यांग फिर से आती है और बाबेल की तरफ से कुछ दलील देती है और कहती है कि ये सब केस जो भी हो रहा है ये झूठा है और सिर्फ बाबेल को बदनाम करने के लिए है। जो भी दवाई का रिसर्च चल रहा है वो बहुत ही अच्छी दवाई है और लोगों के हित में है। तो फिर प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि जो भी इस दवाई में रिसर्च कर रहा था वो तीनों के तीनों लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। तो फिर ज़यांग कहती है कि जो भी इंसान मरे हैं उनमें पहले से कोई बीमारी थी। एक के लंग्स में प्रॉब्लम था, एक की धड़कन घटती बढ़ती थी और एक के फेफड़ों में पानी भर चुका था। वो तीनों अपने अपने रीज़न से मरे हैं, कोई भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से नहीं मरा है। तो फिर प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि अभी एक इंसान बाबेल के ख़िलाफ़ जो एक रिसर्चर है वो गवाही देने के लिए भी तैयार है। तो ज़यांग तुरंत में बोलती है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वही इंसान अपना बयान बदल चुका है और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो सिर्फ बाबेल को बदनाम करने के लिए और बाबेल से पैसे ऐंठने के लिए ऐसा कर रहा था। एक्चुअली में वो वही इंसान है जिसको पहले ही केक खिला के ख़रीद चुकी थी।
ज़यांग जो पहले दिखाए थे। तो फिर अब वो गवाही भी पलट जाता है और ज़यांग पूरी तरीके से केस जीतने लगती है। तो जज उसको केस की अगली तारीख दे के केस को उस वक्त के लिए वहाँ से सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन केस अब पूरी तरीके से ज़यांग यानी कि बाबेल जीतने वाले हैं। अब दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, प्रोसिक्यूटर और ज़यांग दोनों। तो जैसे ही वो प्रोसिक्यूटर ज़यांग को देखते हैं, वो कहते हैं एक सिगरेट तो पिला दो कम से कम। तो ज़यांग कहती है 2 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। तो फिर ज़यांग कहती है एक बात बोलूँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट में आने से पहले आपको नहा के आना चाहिए? तो वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि अच्छा। तो फिर वो अंकल बोलते हैं कि अपने ही बाप के सीने को छलनी करके बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? तो वो ज़यांग बोलती है कि आप मुझे अपनी बेटी मानते कहाँ हैं? तो वो बोलते हैं कि तुम कोई भी बेटी जैसा हरकत करती कहाँ हो? तो मतलब दोनों, इसका मतलब तो ये समझ में आ जाता है कि दोनों ही बाप बेटी है, लेकिन उसके बाद भी दोनों आपस में एक ही कोर्ट में एक ही केस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो फिर वो लड़की रोते रोते बोलती है, क्योंकि उसके पापा उसका बहुत इंसल्ट करते हैं उसके बाद, तो वो लड़की रोते रोते बोलती है कि पापा प्लीज़, अब मुझे लगता है कि आपको अपनी वकालत बंद कर देनी चाहिए और एटलीस्ट कुछ समय के लिए रेस्ट लेना चाहिए। पापा मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं कमाने लगी हूँ और मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकती हूँ। मैं आपका भी ख्याल रखूँगी। प्लीज़, आपकी सेहत में भी असर होने लगा है अब तो, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना ये सब। फिर वो कहते कहते पूरा इमोशनल होकर रोने लगती है। तो उसका बाप भी इमोशनल हो जाता है उसको देख के। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वो लौट के आता है उसका बाप, और उसके बाद उसको बोलता है बेटी एक बात बोलूँ? तो ज़यांग पूरा खुश होकर बोलती है हाँ हाँ बोलिए ना पापा। तो वो उसके पापा बोलते हैं कि तुम ये वकालत की दुकान बंद करके एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती? कम से कम लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बच जाएगी। तो फिर वो समझ जाती है ज़यांग कि पापा समझ गए हैं कि हम नाटक कर रहे हैं और हम सच में नहीं बोल रहे ये सब। तो फिर वो फिर अपना आंसू पोंछ लेती है और उनसे चिल्ला के कहती है कि आप मुझे हरा नहीं सकते। तो उसके पापा कहते हैं कोर्ट में देख लेंगे। उसके बाद उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। इधर विंचेंज़ो की फ़्लाइट कोरिया में जैसे ही लैंड होती है, तो विंचेंज़ो फ़्लाइट से उतरते हैं। फिर कोरिया जाने के लिए वो मतलब प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो फिर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनको स्पेशली बुला के बोलते हैं कि आप मुझे अपना आईडी दिखाइएगा। तो विंचेंज़ो जैसे ही अपना आईडी दिखाते हैं तो वो उनका आईडी देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। बोलते हैं अच्छा अच्छा, आप कोरियन इटालियन हैं? एक्चुअली मुझे एक इटालियन की तलाश है और वो देखने में बिल्कुल आपके जैसा है। इट्स ओके। तो वो बोलता है, तो वो बहुत हंसने लगता है सिक्योरिटी गार्ड। तो विंचेंज़ो बोलते हैं कि मुझे अपना पासपोर्ट दीजिए। तो वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन देता नहीं है। और फिर हंसने लगता है, बोलता है विंचेंज़ो कसानो, ये कैसा नाम है? मतलब बहुत मजाक उड़ाता है। तो फिर विंचेंज़ो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते कि आप मुझे मेरा पासपोर्ट दीजिए। तो फिर वो उसका पासपोर्ट ले लेता है और फिर वहाँ से निकलता है। तो निकलता है तो फिर जैसे वो फ़ोन में बात करते करते निकलता है कि हाँ मैं फ़्लाइट से उतर गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक टैक्सी वाला रहता है। वो बोलता है कि अरे बस यहाँ पे आके बुकिंग कैंसिल कर दी, बताओ। तो फिर वो विंचेंज़ो को देखता है तो बोलता है अरे अरे सर आइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विंचेंज़ो बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं अरे क्या कोइंसिडेंट है, हम भी वहीं जा रहे हैं। देखिए ना, एक कस्टमर ने मुझे बुला के फिर यहाँ पे फिर बुकिंग कैंसिल कर दी, बताइए। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। तो फिर वो विंचेंज़ो मना करते हैं, लेकिन वो विंचेंज़ो का सामान ज़बरदस्ती अपने टैक्सी में भर लेता है और उनको वहाँ से लेकर चलता है। तो फिर रास्ते में वो बहुत कुछ बोलता जाता है कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं, ये वो। तो विंचेंज़ो बोलते हैं कि मुझे शांत रहना ज़्यादा पसंद है। तो ड्राइवर बोलता है अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो वो गाना चला देता है, गाना बहुत ढिंचैक वाला चलाता है। तो विंचेंज़ो को वो पसंद नहीं आता है। वो बोलता है कि ये सब छोड़ो, न्यूज़ लगा दो। तो न्यूज़ जैसे ही लगाता है तो फिर न्यूज़ में वो बता रहा होता है कि
आजकल कोरिया में एक नए तरीके का चोर आया हुआ है। वो लोगों को टैक्सी ड्राइवर बन के पानी पिला देता है, उसमें नींद की गोली मिला के, तो इंसान सो जाता है, मतलब उसका पैसेंजर। उसके बाद वो उसको सुनसान जगह पे ले जाके लूट लेता है। तो फिर विंचेंज़ो भी सब सुन रहे होते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर बहुत अनजान बन के रिएक्शन देने लगता है कि बाप रे, ऐसा ऐसा हो रहा है, छी छी छी, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नेता लोग देश को सुधारने के लिए क्या क्या करते हैं बताइए, और ये लोग कैसे कैसे करते हैं बताइए। पूरा शरीफ बन जाता है, पूरा भयानक सा लेक्चर दे देता है। हालांकि तब तक विंचेंज़ो पानी पी चुका होता है, और पानी पीने के बाद उसको भी नींद सी आने लगती है। हालांकि वो सोचने लगता है कि मुझे कोरिया जाना है, अपना काम ख़त्म करना है, उसके बाद यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना है, 1 महीना के अंदर काम ख़त्म करना है। वो पूरा फोकस्ड रहता है, लेकिन उसको सोचते 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 फिर उसको नींद आ जाता है, और फिर विंचेंज़ो भी पूरा सो जाता है। अब देखना ये है कि क्या ये यही टैक्सी ड्राइवर चोर है, या जानबूझ के सुलाया विंचेंज़ो को।